जैसा कि मैंने वादा किया था कि एनएनसी कोचिंग सेंटर की तरफ से जो है आप लोगों को एक ऐसा धमाकेदार वीडियो मिलने वाला है जहां हिंदी का सबसे बच्चों के लिए सबसे कठिन पार्ट होता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत खंड के उन श्लोकों के और संस्कृत खंड का जो अध्याय है उसको हम आपको जो है पूरा पढ़ाने वाले हैं। और कैसे तरीके से हम एक एक नंबर को जो है छोड़ेंगे नहीं, सब हम कर लेंगे पेपर में और हमें वो सारे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए आप जुड़े रहिए एनएनसी कोचिंग सेंटर के। धन्यवाद उन बच्चों का जो है इस वीडियो को आसानी से देख रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है। देखिए, मैं आप लोगों से सब्सक्राइब जैसे, शेयर करने जैसे या कमेंट करने जैसी कोई भी बातें मैं आपके समक्ष नहीं रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो केवल आप उससे पढ़ें, और अगर आप जरूरी समझते हैं कि इससे किसी दूसरे भी बच्चे का भला हो तो आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। समय बहुत कम है और पेपर का समय 24 फरवरी बहुत नज़दीक है। हमारा वादा है कि पेपर के एक एक तथ्य को 24 फरवरी तक कंप्लीट करने का। तो आप जुड़े रहिए, समय बर्बाद न करते हुए। हम शीघ्र जो है आपको संस्कृत खंड से जुड़ी हुई सारी बातें आज आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको सारी बात समझ में आएगी, क्योंकि लास्ट में मैं वो बात बताने वाला हूँ कि जो बच्चे श्लोक संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो क्या करेंगे, वे कैसे लिखेंगे, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना जो है लास्ट के वीडियो में आपको बताई जाएगी। चलिए हम जुड़ते हैं। संस्कृत खंड मतलब जब हम 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद जो पेपर में लिखित है, जो लिखित पेपर है, उसके यहाँ पर बहुत भारी शब्द दिख रहा होगा, बहुत बड़ा शब्द दिख रहा है संदर्भ। संदर्भ को सबको छोटा, संदर्भ को इतना बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का आता है संदर्भ। क्योंकि संस्कृत खंड हो चाहे पद्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, खंड में यहाँ एक करना है, यहाँ एक करना है, यहाँ दो करना है, तो संदर्भ तो हमें लिखना ही लिखना है। इसलिए जो है सबसे ज्यादा नंबर संदर्भ से प्राप्त हो जाएंगे अगर किसी बच्चे को गद्य खंड के सभी पाठ और उसके लेखकों के नाम पता है और वो बच्चा अच्छी तरीके से पाठ को पढ़ के पहचान सकता है तो संदर्भ हो जाएगा। पद्य खंड में भी यही प्रक्रिया है कि वहां पर भी पैसेज दो आने वाले हैं, एक ही आपको करना है। इसके लिए आपको पद जो है पढ़ना चाहिए, जो सूरदास की रचना है, सवैये रसखान है, और वनपथ पर तुलसीदास की रचना है, भक्ति और नीति बिहारी लाल जी की रचना है। ऐसे आगे आप धीरे धीरे रचना देख लीजिए कि कौन सी रचना क्या है और उसका सारांश क्या बनता है। उसके बाद संस्कृत खंड से जुड़ी हुई तो आज सारी बात फाइनल बताई जाएगी आपको। यहाँ पर संदर्भ दो लिखने हैं, तो अब सोचो 1 2 और 2 यहाँ से, यानी कि 4 बार आपको संदर्भ लिखना है। और हर बार अगर संदर्भ के लिए जोड़ा जाए एक एक नंबर भी अगर मिलता है तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। इसीलिए आसानी से आप संदर्भ को तैयार कर लीजिए, ये भी आपके लिए अहम भूमिका निभाता है। और इसलिए जो है अब प्रश्न उठता है कि सर संस्कृत खंड में पैसेज कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे हम पढ़ें जो हमारा तैयार हो जाए। तो बिल्कुल आपको संस्कृत खंड से घबराना नहीं, आपको जुड़े रहना है बस, आपको तभी आपको समझ में आने वाला है। संस्कृत खंड में पहला जो पाठ है वो है वाराणसी। वाराणसी पाठ इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है, यहाँ से पैसेज भी बन सकता है, यानी कि गद्य खंड भी बन सकता है। और उसी वाराणसी पाठ में, संस्कृत खंड के उसी पाठ में जो है एक दिया गया है पद्य, जिसको हम लोग श्लोक कहते हैं। वो श्लोक मैंने यहाँ लिख रखा है। तो जैसे मान लो ये श्लोक आ जाता है, अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे सही है कि यही आ सकता है। भैया जो सारे पाठ हैं, सब पाठ जो है गद्य रचना में है, गद्य खंड में है, लेकिन कुछ ही पाठ ऐसे हैं जो पद्य रचना में यानी कि पद्य खंड अर्थात श्लोक में है। तो सबसे पहले भी श्लोक वाले पाठ बता देते हैं। श्लोक वाले पाठ जो है, पहला पाठ है अन्योकित विलासा। यहाँ 6 श्लोक हैं। 100% मैंने लिखा है। कुछ बच्चों का मानना है कि NCERT ने इस अध्याय को कोविड से हटा रखा है, लेकिन पिछले में आ चुका है, तो इसीलिए ये बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। और जीवन सूत्राणि 10 श्लोक है, 5 यक्ष द्वारा पूछे गए और 5 युधिष्ठिर द्वारा उत्तर बताए गए हैं। और अरुणी श्वेत केतु संवाद, ये कुछ बच्चे पाठ तो ऐसे लिखा है जैसे लगता है कि ये कोई गद्य खंड में है, लेकिन ये श्लोक है। इसमें जो है
अरुणी जो है और श्वेत केतु के आपसी संवाद हुआ है कि वो शिक्षा अध्ययन करके आता है और उसके पिता जो है उससे पूछते हैं कि तुमने क्या पढ़ा, उससे कुछ कारण पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए, वो भी एक श्लोक के माध्यम से। तो 4 खंड में बांट लीजिए, 2-2 3-3 लाइनें करके, आसानी से आपको ये पढ़ जाएगा। अगर आपको इन तीनों पाठों के श्लोक आते हैं तो फिर संस्कृत खंड का पद्य खंड तैयार समझो। अब प्रश्न होता है कि सर जी इनके तैयार करने के अतिरिक्त भी कुछ श्लोक दिखाई देते हैं? हाँ जी। तो पहला वाराणसी में 1 श्लोक है, उसके बाद वीरः वीरेण पूजते में 3 श्लोक है, उसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीणा है, वहां पर भी 1 श्लोक है, उसके बाद भारतीय संस्कृत यहाँ पर भी 1 श्लोक है। तो 1 2 3 और 3 6 और 6 12 और 10 22। तो 22 श्लोक पढ़ना है और सही तरीके से आपको हिंदी अनुवाद रटना है या पढ़ना है और उसके अर्थों को समझना है और पेपर में लिखना है। फिर भैया देखते कैसे नंबर कटेंगे, केवल आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब हम आपको बारी बारी करके श्लोक पढ़ाते जाएंगे और उसका अर्थ बताए जाएंगे। अर्थ तो हम नहीं बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बताएंगे। अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक ले, समझ ले और फिर लिख ले उसके बाद ही। और उसके बाद इसी में से कोई आपको 2 श्लोक भी रट लेना है जो पेपर में आता है लिखने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो भैया अपनी पाठ्य पुस्तक के श्लोक हमने लिख रखे हैं, यहाँ से आप रट सकते हो। उसके लिए भी आपको 2 या 3 नंबर का आता है, आसानी से आप उसको कर सकते हो, तो वो भी अतिरिक्त नंबर है। तो देखते हैं, जैसे वाराणसी का श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कोपी नाम यत्र कोशायाम सहकाशी के निमियते। अब श्लोक पेपर में नहीं उतारना है, पूरा नोट नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको ढंग से दे रखा है कि आपने केवल प्रश्न उत्तर संख्या डाल ली, उसके बाद श्लोक के 2 शब्द, जैसे हमने लिखा मरणम मंगलम, फिर डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द लिख दिया केन नियते, उसके नीचे आपने संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है? जो बच्चे पहली बार हिंदी देख रहे हैं या स्कूल नहीं गए हैं तो उनके लिए संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक लिखना है, गद्य पद्य नहीं लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। पहचानना बहुत जरूरी, तभी आपका संदर्भ सही हो पाएगा, क्योंकि पाठ का नाम आना बहुत जरूरी है। इसलिए श्लोक के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा श्लोक किस पाठ में है। अब ये आपको संदर्भ बता दिया, अब हमने डाला हिंदी में अनुवाद। कितनी भयंकर मतलब है आज कि बच्चे संस्कृत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और अर्थ की तो बातें छोड़ो। इसीलिए आप वीडियो देखेंगे और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप आसानी से अर्थ को समझें और पेपर में लिख सके। कुछ बच्चे कहेंगे संदर्भ सर जी मान लो गलत हो गया, तब तो भैया अर्थ लिखो। अगर अर्थ गलत हो गया संदर्भ तो 1 आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है 1+2 या 1+4, तो ये संदर्भ का नंबर, ये अनुवाद का नंबर, तो यही सही कर लो, ये मिस्टेक में है, या ये सही कर लो तो ये मिस्टेक में है, तो कुछ तो मिलेगा। इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो लिखा है मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहां, विभूतियस्य माने भस्म और विभूषण माने आभूषण है, कोपीनाम माने होता है लंगोट, यत्र के कोसायाम सहकाशी के नियत है। अर्थ देखो कि जहां, यत्र जहां मरना कल्याणकारी है, रोक लो आराम से लिख लो, जहां मरना कल्याणकारी है, अविभूतियस्य विभूषणम, जहां भस्म भी आभूषण है, क्योंकि वो भगवान शंकर की नगरी है, काशी विश्वनाथ जी की। तो भैया भगवान शंकर जो है पीतांबर नहीं ओढ़ते हैं, वो काम कृष्ण भगवान करते हैं, उनकी जो आभूषण है वो भस्म है। इसीलिए इतना याद रखो कि भस्म ही भगवान शंकर अपने शरीर पर लेपते हैं या लगाते हैं। तो जहां मरना कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां यत्र जहां लंगोट भी रेशम के पाए जाते हैं, जहां जैसे कहीं नहीं लोगों ने कहावत में कह दिया कि बनारसी साड़ी, हम अपनी वाइफ को बनारसी साड़ी दिलवाएंगे, तो बनारसी साड़ी में है क्या, वहां के वस्त्र में धागे में कोई तो खासियत होगी। इस वजह से यहाँ पे कवि ने इसको लिखाया है कि कोपीनाम यत्र कोसायम, जहां लंगोट भी रेशम के पाए जाते हैं,
ऐसी काशी की तुलना हम अन्य किसी से नहीं कर सकते। अब एक बार स्पीड में रिपीट में देख लो, जहां मरना कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, ऐसी काशी जहां लंगोट भी रेशम के पाए जाते हैं, ऐसी काशी की तुलना हम अन्य किसी से नहीं कर सकते। आसानी से आप इसको रोक के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है वीरा वीरेण पूजन्ते। यहाँ पुरुराज और अलाच्छेद दो राजाओं के बीच आकस्मिक युद्ध की वर्णन हुआ है। प्रश्न उत्तर के साथ साथ यहाँ प्रश्न उत्तर भी बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। फिलहाल अभी आप श्लोक देख रहे हैं, प्रश्न उत्तर के लिए भी हम आपको बता देंगे। उसमें पहला श्लोक है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। एक राजा दूसरे राजे से पूछ रहा है, दूसरे राजा से ये बात पूछ रहा है, तो इसका अर्थ है कि चाहे बंधन हो, चाहे रस्सी में बंधे हो, और चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो और चाहे पराजय हो। दूसरा राजा कह रहा है कि चाहे बंधन हो और चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है और वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। अब आसानी से बंधन हो, चाहे मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों स्थिति में समान रहता है और वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। आसानी से आप समझ जाएंगे, रोक रोक के लिख लीजिए, क्योंकि अभ्यासेन विद्या जिस बच्चे ने 22 फरवरी 23 फरवरी इन और आज की रात जो 21 फरवरी है, ये 3 में जो बच्चा जितना अधिक अपना कलम चला सकता है वो अपने जीवन में उतने ही अंक आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए फिर रुकना नहीं चाहिए, आप लिखिए जरूर। और ये जो कान में लीड लगा करके ये प्रेम संज्ञा कहानी लिखते हो भैया, सभी जो हमारे कुछ छात्र और छात्राएं इसी क्षणिक समय में कहीं ना कहीं से लिप्त हैं, वो हम चाहेंगे उससे आप दूर हो जाइए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपको कैसे पता रहता? भैया हम लोग क्लासों में रहते हैं या समाज में रहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं। तो किसी कवि ने ठीक ही कहा है, तो अब हम आप गा देंगे तो बच्चे हंसेंगे कि लो भैया पढ़ा रहे थे संस्कृत खंड बन गए प्रेमी। हम फिलहाल करें क्या, मजबूर है, बोलना पड़ता है क्योंकि आ ही जाती है कला, अब तो हमें बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि दो पढ़ने लिखने वालों को मैंने प्यार में पढ़ते देखा है, हमने भी अपनी आंखों से सपने सच होते देखा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया देखो पढ़ाई में एडमिशन लिया अच्छे कॉलेज में, अभिभावक पैसा जमा कर रहा है, एक एक पैसा जोड़ के पाई में, और वो क्या कर रहे हैं कि अब काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई देख ना रहा हो। तो हमने कहा नहीं कि दो पढ़ने लिखने वालों को मैंने प्यार में पढ़ते देखा है, अपनी भी हमने भी अपनी आंखों से सपने सच होते देखा है। छोड़ो इधर लगो, सपने सच हो जाएंगे जो बाद में संवारे जाएंगे। चलिए फिर आ जाते हैं वहीं पर। इसका श्लोक हमने बोल दिया, संदर्भ से भी लिखेंगे, वाराणसी की जगह वीरा वीरेण पूजते जोड़ेंगे। संदर्भ क्लियर, हिंदी अनुवाद समझ लेना है। अब इस श्लोक को भैया पढ़ने में भारी है, अनुवाद सरल है, बस देखना है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत्र भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब पढ़ दिया, अर्थ नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, समुद्र दिख रहा है, अरे चले जाना कभी समुद्र के किनारे तब देख लेना, लेकिन आज देख लो, समुद्र शब्द देख लो। समुद्र के उत्तर में, ऐसे बोलो, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश भारत है, हम सब उसकी संतान है। क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है? अबे बकलोल ना बनो, आराम से समझो भैया, ठीक है। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश भारत है, हम सब उसकी संतान है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लिख लो रोक के। चलिए आगे देखते हैं। अरे श्लोक बहुत कठिन है, पढ़ना कितना कठिन है, अर्थ न जाने क्या क्या हो सकता है।
ऐसी विडंबनाएं आपके हृदय में चल रही होंगी, घबराना नहीं है। लिखा है हतो व प्रस्तस्य स्वर्ग जित्वा व भोज से महीम, महीम मतलब राजा, और निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वारा। ये श्लोक जो है महाभारत के उस पर्व से लिया गया है जहां पर भगवान कृष्ण, अरे वही मुरलीधर जो सूरदास ने पद में गाए हैं, ये वही मुरलीधर जो सवैये में है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। वही मुरलीधर आज महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से एक संदेश देते हुए कहते हैं कि जब उनके परिजन सामने आते हैं ना, जब परिजन की गर्दन काटनी हो तो सबका जो है पसीना निकल जाता है, और ऐसे अर्जुन के लिए भी वही स्थिति आ गई। तो अर्जुन को परेशान नहीं होना, उन्होंने कहा महाराज करे तो क्या करें, कृष्ण भैया जो माखन चुरा सकता है वो क्या क्या नहीं करा सकता। उसने अर्जुन को भी एक अच्छा ज्ञान देने का काम किया। महाभारत के इस पर्व से लिया गया ये श्लोक है, उसका अर्थ आसानी से आप समझ जाएंगे। अतो वा प्रशस्ति स्वर्गा जित्वा या भोज से महीम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अर्जुन किसके पुत्र हैं? कुंती, इसीलिए पहला शब्द है कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए, मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग का भोग करोगे, राजा बन के स्वर्ग का भोग करोगे। और यदि तुम युद्ध में जीत गए तो महीम पृथ्वी के राजा बनकर तुम पृथ्वी का भोग करोगे। और निराश निर्ममो भूत्वा, इसलिए हे पुत्र निराश मत हो, युद्धस्य विगत ज्वारा, निश्चय होकर युद्ध करो। अब आपको एक रिपीट में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो मारने के बाद तुम स्वर्ग के राजा बनकर स्वर्ग का भोग करोगे। और यदि तुम युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी के राजा बनके पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निराश मत हो, निश्चय होकर युद्ध करो। और इसलिए कक्षा 10 वाले बच्चे भी निराश ना हो। 24 फरवरी को ये महारण आप आसानी से जीत जाएंगे। ये हिंदी वाला, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हिंदी पढ़ा रहे हो, मैथ में इतने धुआंधार ट्रिक, साइंस के इतने गजब के ट्रिक, अरे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो 6 के 6 विषय के साथ जो MCQ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं देख लेना। अगर आपके 100% सही ना हो तो आप हमें देखना नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा भैया कुछ लोगों का मानना गांव वाले आज भी देहाती कुज्जड़ होते हैं। अब ये देहाती कुज्जड़ भैया जो है, हमारे जितने भी महापुरुष और नेता हुए, ये इन्हीं गलियों और गलियारों से कुज्जड़ों की तरीके से निकल करके देश का नाम रोशन किया है। और जो ये सिटी में रहने वाले बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि देहाती कुज्जड़ होते हैं, तो देख लेना प्रबुद्धो ग्रामीणा में एक गांव के वृद्ध व्यक्ति ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को से कुछ प्रश्न कर दिया, नहीं बता पाए। तो प्रबुद्ध, हम इसीलिए कहते हैं कि विद्या जो है वो हर जगह पाई जाती है, कवि की पूजा हर जगह होती है, शास्त्र की पूजा होती है, इसीलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए जारी रखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा लिखा है, प्रबुद्धो ग्रामीणा में श्लोक जो है गांव वाले व्यक्ति ने नगर वाले व्यक्ति से पूछा कि भैया ये पहेली का उत्तर बता दो तो हम आपको 10 के आधे 5 रुपया देंगे, और अगर नहीं बता पाए तो आप हमें पूरे 10 रुपया देना। अब भैया पढ़े लिखे लोग टाई बेल्ट लगा के चलते, उनको 10-20 रुपए की का लेना देना पड़ता है, लेकिन जमाना दूसरा था, 10 रुपए भी 10,000 होंगे तब की बात है, अब की नहीं। अब तो 10 रुपया तो बच्चे आराम से चॉकलेट लेते हैं, कुत्ते को फेंक देते हैं, ठीक है। आप आदो दूरगामी, ग्रामीण व्यक्ति ने कहा है, आप आदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता आमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता। पर तो बढ़िया आसानी से दिया है, अर्थ कहाँ से लाओगे, अर्थ लेने नहीं जाना है, बस केवल समझना है। अब लिख दिया आप आदो, आप आदो मतलब बिना पैर के, आप आदो बिना पैर के, दूरगामी दूर तक चला जाता है, बिना पैर के भी दूर तक चला जाता है। चा साक्षरो न चा पंडिता, अक्षर से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, किंतु विद्वान नहीं है।
आमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता। आमुखा मतलब मुख भी नहीं है, फिर भी स्पष्ट बोल सकता है, जो उसे जानता है वह पंडित है, वह विद्वान है। रिपीट में आंसर देख लो। बिना पैर के दूर तक चला जाता है, अक्षर से युक्त है, यहां रोक लो, अक्षर से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख भी नहीं है, फिर भी स्पष्ट बोल सकता है, जो उसे जानता है वह पंडित है। ठीक है, आसानी से आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। संदर्भ अच्छी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं गद्य पद्य और संस्कृत खंड में, तो आपको पाठ का नाम और कवि का नाम, लेखक का नाम, ये सब ध्यान से देखना होगा। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से कोई चीटिंग नहीं करानी है या ना करनी है, तो इसी वजह से आप लोग आसानी से थोड़ी मेहनत कर लो। भैया कुछ लोग टॉप कर जाएंगे, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, और तुम पास हो जाओगे तो तुमको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुम पास हो जाओगे। हमारे साथ के बहुत से ऐसे बंधु रहे जो हमारे साथ पढ़े, थर्ड पास हुए थे, परंतु आज वे नौकरी में हैं, अपना कैरियर बना लिए, और जो टॉप थे वो भैया हमारे यहाँ ऑटो चला रहे हैं। इसीलिए टॉप और सेकंड और थर्ड से पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि हम टॉप करेंगे। भैया टॉप करना है तो कर लेना, टॉप करना था तो रोज स्कूल जाते, और आज मोबाइल में तुम जुड़े हो, हम तुम्हारे हृदय तक पहुंचने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं, वरना इसका सहारा लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अगला पाठ है भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत भी पाठ गद्य खंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी भारतीय संस्कृत प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन 3 पाठों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो गद्य खंड तैयार। और अगर आपने अन्योकित विलासा जीवन सूत्राणु पाठों में दिए गए श्लोकों को पढ़ लेते हो तो फिर संस्कृत खंड का श्लोक भी तैयार। देख लो प्रश्नोत्तर, क्यों आसानी से हो जाएंगे प्रश्नोत्तर भी, और रट लो एक श्लोक, संस्कृत खंड तैयार। बाकी क्या है, एमसीक्यू तो हो ही जाएंगे, पास तो तुम हो ही जाओगे, लेकिन जुड़े रहिए, हो सकता है कि हम आपको और आगे तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पढ़ दिया, कई बार श्लोक सुना गया होगा, अर्थ नहीं सोचा कभी क्या हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब अर्थ सुन लो। संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, वाराणसी नहीं, जब ये श्लोक तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। उसके नीचे हिंदी में अनुवाद हो, सुन लो हिंदी में अनुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयः, सभी निरोगी हो, कोई रोगी ना हो, निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी हो। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भोग ना करे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याणकारी हो, कोई भी दुख का भोग ना करे। अब मेरे पास जितनी सुविधा है क्षमा चाहते हैं, ये पाठ हम आपको दे रहे हैं। कल के वीडियो में हम आपको अन्योकित विलासा और जीवन सूत्राणि और इन दोनों पाठों के भी श्लोक हम आप तक पहुंचा देंगे। प्रश्न उत्तर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताने का कि किस किस पाठ से आप प्रश्न उत्तर पढ़ ले। 2 श्लोक तो भैया कान पकड़ लो, पहले ही रट लो, ये काम पहले खत्म कर लो। इन्हीं में से कोई 2 श्लोक जो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, लिख के आप चेक कर लो, कहीं पर मात्रा या बिंदी या विसर्ग या हलंत ये छोटी छोटी त्रुटियां भी ना हो, क्योंकि हमारे गुरुजन जब कॉपी जांचते हैं तो ये छोटी छोटी त्रुटियों को बारीकी से देखते हैं, और जब अच्छा लिखा होता है तो अच्छे नंबर देते हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अन्योकित विलासा और जीवन सूत्राणि अरुणि श्वेत केतु संवादा, ये पाठ आपको हम कल बताएंगे। उसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस वीडियो के लिए। NNC कोचिंग सेंटर उन बच्चों को सभी को धन्यवाद बोलता है जो बच्चे जो है आगे तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।